morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 13, Heritage of India. Dear students, हमारा जो चैप्टर है 13 हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसके हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन आंसर्स। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द सिटी नोन एज सिटी ऑफ विक्ट्री, ऑल्सो टेल हु बिल्ट इट। सबसे पहले क्या पूछा गया है, नेम द सिटी नोन एज सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी कि उस शहर का नाम बताना है जिसे हम विजय का शहर मानते हैं, विक्ट्री का शहर मानते हैं। ऑल्सो टेल हु बिल्ट इट, हमें ये भी बताना है कि किसने इसे बनवाया। तो क्वेश्चन क्या है, उस शहर का नाम बताओ जिसे विजयी शहर के नाम से जानते हैं, और ये भी बताना है कि वो किसने बनवाया। आंसर क्या आएगा, मुगल एम्पायर अकबर बिल्ट द फोर्ट सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी। जो मुगल एम्पायर है अकबर, उन्होंने जो शहर है फतेहपुर सीकरी उसको बनवाया था। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है ना कि किसने उसे बनवाया था। उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ विक्ट्री, यानी कि जो फतेहपुर सीकरी है वो ही किसके नाम से जानी जाती है, सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जानी जाती है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था बेटा कि हमारे जो शहर है विक्ट्री का शहर है वो किसे माना जाता है और किसने इसे बनवाया था। मुगल एम्पायर अकबर बिल्ट द फोर्ट सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी, जो मुगल एम्पायर है उन्होंने जो फोर्ट सिटी फतेहपुर सीकरी है उसको बनवाया। और फतेहपुर सीकरी यानी कि इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ विक्ट्री, फतेहपुर सीकरी को ही हम सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं। So dear students, Mughal Empire Akbar built the fort city of फतेहपुर सीकरी। मुगल एम्पायर की स्पेलिंग क्या होगी, MUGHAL, मुगल EMPEROR अकबर, built the fort city of फतेहपुर सीकरी, FATEHPUR फतेहपुर SIKRI सीकरी। इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ विक्ट्री, उसे हम सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, विजय के शहर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डू यू नो अबाउट द शिवनरी फोर्ट, जो शिवनरी फोर्ट है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द शिवनरी फोर्ट, शिवनरी फोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। शिवनरी फोर्ट इज बर्थ प्लेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवनरी जो फोर्ट है वो किसकी किसके बर्थ का स्थान है, छत्रपति शिवाजी महाराज के। इट इज सिचुएटेड नियर जुनार इन महाराष्ट्र, जो शिवनरी फोर्ट है वो किसके पास स्थित है, जुनार है जो महाराष्ट्र में है उसके पास स्थित है, वहाँ पर स्थित है। तो आंसर क्या है हमारा, शिवनरी फोर्ट इज बर्थ प्लेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, इट इज सिचुएटेड नियर जुनार इन महाराष्ट्र। मतलब शिवनरी जो फोर्ट है ये बर्थ प्लेस है छत्रपति शिवाजी महाराज का, और ये सिचुएटेड है जुनार में, महाराष्ट्र के पास, महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराज की स्पेलिंग क्या होगी, CHHATRAPATI, छत्रपति शिवाजी, SHIVAJI शिवाजी, महाराज MAHARAJ महाराज। इट इज सिचुएटेड नियर जुनार इन महाराष्ट्र, जुनार JUNNAR जुनार इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की स्पेलिंग क्या होगी, MAHARASHTRA महाराष्ट्र। So dear students, thank you. I hope you understand in these questions. You also learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you students. Hello, good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So students, in today class we will start with class 5th, and today we will read topic removing insoluble impurities from वाटर। इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से कैसे रिमूव करते हैं, जो अशुद्धियाँ इंसॉल्युबल होती हैं, इम्प्योरिटी इंसॉल्युबल होती है, घुलनशील होती है। ओके, सो
Let's start. Now students, we will read our new topic, removing insoluble impurity from water, on page number 90. So let's we get start. रिमूविंग इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी को वाटर से रिमूव कैसे किया जाता है? देयर आर 3 ways टू रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी फ्रॉम वाटर. यहाँ पे 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स हैं जिनसे इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को वाटर से रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ सेडिमेंटेशन, सेकंड डिकेंटेशन एंड लास्ट इज़ फिल्ट्रेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन मीन्स क्या होता है? व्हेन वी डू नॉट डिस्टर्ब द मडी वाटर, द इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. अगर किसी बिकर में मडी वाटर है, मिट्टी वाला पानी है, अगर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, ऐसे रखे रहने देते हैं, तो क्या होगा? उसकी जो मिट्टी होती है, इम्प्योरिटी होती है, वो तो सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बॉटम में चली जाती है. ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटी एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. जिस प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जब हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते मडी वाटर को, तो जो इम्प्योरिटी होंगी वो कहाँ चली जाएगी? बॉटम में चली जाएगी. ओके, और जो प्योर वाटर होगा वो अपने आप ऊपर आ जाता है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन. टेक सम मडी वाटर इन अ बीकर. किसी बीकर में आप क्या लोगे? मडी वाटर लोगे. स्टीर इट एंड लीव इट फॉर सम टाइम. इसे स्टीर करोगे, हिलाओगे और फिर इसको कुछ टाइम के लिए रख दोगे. यू विल सी दैट द सैंड सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द वाटर इज़ क्लीन. तो आप क्या देखोगे? जो इम्प्योरिटी है वो सेटल डाउन हो गई और जो वाटर क्लीन वाटर है वो ऊपर आ गया. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेडिमेंटेशन प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट इज डिकेंटेशन. डिकेंटेशन प्रोसेस कौन सी है? दिस प्रोसेस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेडिमेंटेशन. ये कौन सा स्टेप है? सेडिमेंटेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है व्हेन द इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. जब जो इम्प्योरिटीज़ है वो कहाँ चली जाती है? बॉटम में चली जाती है कंटेनर के. तो हम क्या करते हैं? वी कैन स्लोली पोर द क्लीन वाटर इन अनदर कंटेनर. जो क्लीन वाटर ऊपर आ गया था हमारा बीकर के अंदर, उसको दूसरे बीकर के अंदर डाल लेंगे हम. जो प्योर वाटर था उसको अनदर बीकर में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन प्रोसेस. कैसे करते हैं? टेक द सेम बीकर लेंगे, उसी के जैसा यूज़ फॉर सेडिमेंटेशन, जैसा हमने सेडिमेंटेशन के लिए लिया था. एंड टेक अनदर बीकर दैट इज़ एम्प्टी. और एक तो वही बीकर रहेगा जिसमें हमने सेडिमेंटेशन प्रोसेस की थी, और दूसरा वैसा ही बीकर लेंगे जो खाली होगा. नाउ ग्रेजुअली पोर द क्लीन वाटर फ्रॉम द बीकर. और धीरे धीरे हम क्या करेंगे? जो क्लीन वाटर है वो इस दूसरे बीकर के अंदर डाल लेंगे इनटू द एम्प्टी बीकर. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन process. Okay, now student we will read our next topic, filtration. Filtration process क्या होती है? in this process a filter paper act as like a sieve. इस प्रोसेस में जो फिल्टर पेपर होता है वो किसकी तरह एक्ट करता है? एक छलनी की तरह, एक सीव की तरह एक्ट करता है. एंड वाटर इज़ पास थ्रू इट. और इसमें से वाटर पास करते, जैसे हम चाय छानते हैं वैसे इसमें से पानी को छानेंगे. द इम्प्योरिटीज़ रिमेन इन द सीव. और जो इम्प्योरिटी होंगी वो क्या, जो इम्प्योरिटी हैं, जो शुद्धताएँ होंगी वो सीव के अंदर छलनी के ऊपर रह जाएंगी. एंड क्लीन वाटर कलेक्ट इनटू अ फ्लास्क. और जो क्लीन वाटर होगा वो एक फ्लास्क के अंदर कलेक्ट हो जाएगा. अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले टेक अ फिल्टर पेपर. एक फिल्टर पेपर लेंगे, फोल्ड इट एंड कीप इट इन अ फनल. और इस फिल्टर पेपर को हम इस फनल के अंदर फोल्ड करके डाल देंगे. नाउ पुट द फनल ऑन अ फ्लास्क. और इस फ्लास्क के अंदर क्या करेंगे? फनल को फिट कर देंगे. पोर द इम्प्योर वाटर इन द फ्लास्क. और इस फ्लास्क के अंदर जब हम इम्प्योर वाटर डालेंगे, मडी वाटर डालेंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इन फ्लास्क थ्रू द फनल you will see that the sand remains in the funnel.
तो आप क्या देखोगे, इस फनल के अंदर जो सैंड थी इस वाटर के अंदर वो फनल में ही रह जाएगी। ओके, एंड वाटर पोर्ड इनटू द फ्लास्क इज क्लीन, और जो पानी फ्लास्क के अंदर आएगा वो वाटर कैसा होगा, क्लीन वाटर होगा। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए गुड डे। Good morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher of 5th class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 12, it is Food of India. Students, you all know India is the कंट्री ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। जो हमारे इंडिया में लोग रहते हैं वो अलग अलग धर्म जाति प्रजाति के लोग रहते हैं, एंड देयर कल्चर इज़ ऑल्सो डिफरेंट। उनकी रीति रिवाज कल्चर जो है वो भी आपस में मैच नहीं करते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, एंड देयर फूड इज़ ऑल्सो डिफरेंट, और जो उनका भोजन होता है वो भी अलग होता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस इन आवर चैप्टर 12 फूड ऑफ इंडिया। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन कौन से अलग अलग स्टेट का फूड क्या है, अलग अलग पर्सन्स कौन कौन सा फूड ईट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 12 फूड ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, जो इंडिया है, इंडिया हमारा जो देश है उसमें डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति प्रजाति के लोग रहते हैं, और उनका भोजन भी अलग अलग होता है। लैंग्वेज स्पोकन इन ईच स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर। स्टूडेंट्स, इंडिया में जो स्टेट है, अलग अलग डिफरेंट स्टेट हैं, उनकी लैंग्वेज भी क्या है, डिफरेंट है। सभी अलग अलग बोलियां बोलते हैं, अलग अलग उनकी लैंग्वेज है। एवरी स्टेट हैज सम और द अदर स्पेशलिटी ऑफ फूड विच रिप्रेजेंट देयर स्टेट। स्टूडेंट्स, हर स्टेट की अपनी कुछ स्पेशलिटीज होती है फूड को लेकर, जो कि उनको एक दूसरे से अलग रखती है, अलग बनाती है। टुडे वी डिस्कस अवर स्टेट्स एंड देयर फूड्स। आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कौन से फूड खाए जाते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे चैप्टर में 2 कॉलम्स गिवन है। कॉलम ए, इनमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड गिवन है, एंड कॉलम बी, हेयर इज डिफरेंट स्टेट्स। हमें क्या करना है, फूड को किससे मैच करना है, स्टेट के साथ मैच करना है कि कौन से स्टेट में कौन सा भोजन खाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट, इन काजू फेन ड्रिंक। जो काजू फेनई ड्रिंक कौन से स्टेट में पी जाती है? फर्स्ट नंबर पे क्या है, गोवा। गोवा में क्या खाया जाता है, काजू खाया जाता है, फेनई ड्रिंक ली जाती है। सो राइट नंबर 1 आफ्टर गोवा। सेकेंड इज फिश करी एंड राइस। फिश करी और राइस, मछली और राइस कहाँ खाया जाता है, कौन से स्टेट में? इट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो मेन भोजन है वो क्या है, फिश और राइस। सो नंबर 2 लिखेंगे हम वेस्ट बंगाल के पीछे। थर्ड वन इज मक्का दी रोटी सरसों द साग विद लस्सी। मक्के की रोटी और सरसों का साग लस्सी कौन से हमारे स्टेट में फेमस है? स्टूडेंट्स, इट इज पंजाब। पंजाब में जो हमारा है, पंजाब का जो मेन खाना है वो क्या है, मक्का दी रोटी और सरसों का साग लस्सी के साथ। स्टूडेंट्स, मक्के दी रोटी और सरसों के साग के ऊपर हमारे कुछ सॉन्ग्स भी बनाए गए हैं, जो कि किसको डिनोट करते हैं, कौन से स्टेट को डिनोट करते हैं? पंजाब। जो पंजाब हमारा स्टेट है उसका फेमस फूड क्या है, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। फोर्थ इज डोसा इडली सांबर। डोसा इडली सांबर कौन से स्टेट का मेन फूड है? इट इज साउथ इंडिया। साउथ इंडियन लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, डोसा इडली और सांबर। उनका जो फेमस फूड है, जो वो डेली यूज में लेते हैं, वो क्या है, डोसा इडली और सांबर। फिफ्थ इज पेरी, इट इज मथुरा। मथुरा का फेमस भोजन क्या है, पेरी। सिक्स्थ इज दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा जो है वो कौन से स्टेट का फेमस फूड है, ये हमें बताना है। ये है हमारा राजस्थान। राजस्थान का जो मेन भोजन है वो क्या है, दाल बाटी और चूरमा। वहाँ के लोग बहुत इसे लाइक करते हैं और इंटरेस्टिंग फूड है ये। सेवंथ इज पेठा।
पेठा जो हमारा फूड है वो कहाँ से, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? इट इज आगरा। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, जो हमने सुनने में आता है कि आगरे का जो पेठा होता है वो बहुत फेमस होता है। सो पेठा जो हमारा फूड है वो कौन से स्टेट का फेमस फूड है? आगरा। आगरा से मैच करेंगे हम, 7th नंबर लिखेंगे आगरा के पीछे। 8th इज पाव भाजी। पाव भाजी हम बता सकते हैं मुंबई, जो हमारा स्टेट है, मुंबई जो हमारी जगह है मुंबई, वो वहाँ का फेमस फूड क्या है? पाव भाजी। ढोकला, जो हमारा ढोकला है और कामन है, वो कौन से स्टेट का फेमस फूड है? हम लिखेंगे यहाँ पे 9th नंबर, गुजरात। जो गुजरात है, गुजरात हमारा स्टेट है, उसका फेमस फूड क्या है? ढोकला। 9th इज तंदूर दाल। तंदूर दाल जो है वो महाराष्ट्र में खाई जाती है, फेमस फूड है महाराष्ट्र का। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अवर फेमस फूड ऑफ इंडिया। आई होप यू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर फूड ऑफ इंडिया। Match it in your book and write as matchups in your fair notebook with neat and cleanly writing. So thank you students. Hello students of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our second part of reading of 5th chapter. Our chapter name, Ramanujam a Mathematician. प्रीवियस क्लास में हमने इसके सेकंड पार्ट की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी एंड इट्स वर्ड मीनिंग्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे. सो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज A, B, C and exercise D. So students, let's start. फर्स्ट एक्सरसाइज A, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं. फर्स्ट है, इन 1913 प्रोफेसर G.H. हार्डी अ ब्लैंक गोट अ लेटर. 1930 में G.H. हार्डी प्रोफेसर को किस चीज़ के लेटर्स हाथ लगे थे? तो A है मैथमेटिशियन, B है हिस्टोरियन, C है साइंटिस्ट एंड D है इंग्लिश टीचर. तो किसके लगे थे हाथों से? मैथमेटिशियन के. तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड है, G.H. हार्डी वाज अ प्रोफेसर इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी. G.H. हार्डी कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो ए है ऑक्सफोर्ड, बी है कैम्ब्रिज, सी है मैनचेस्टर एंड डी है हार्वर्ड. तो कौन सी यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. थर्ड है, रामानुजन वाज अ ब्लैंक. कौन थे रामानुजन? ए बैंकर, बी ब्रगलर, सी क्रिश्चियन एंड डी ब्राह्मीण. तो क्या थे वो? कौन सी कास्ट से बिलोंग करते थे? ब्राह्मीण कास्ट से बिलोंग करते थे. डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ है, रामानुजम अराइव्ड इन ब्लैंक इन 1914. 1914 में वो कहाँ पहुँचे थे? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए अमेरिका, बी जापान, सी इंग्लैंड एंड डी चाइना. तो कहाँ पहुँचे थे वो? इंग्लैंड. तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा. पार्ट बी है, मैच द पार्ट्स अंडर कॉलम ए विद दोज अंडर कॉलम बी टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. हमें मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करने हैं मैचिंग द कॉलम से, कॉलम को मैच करके. तो कॉलम फर्स्ट में हमारा पहला है, हार्डी फेल्ट वेरी. ए देखिए, अब कॉलम बी में ए है, ऑन फॉर रामानुजन्स व्यूज. ये भी नहीं आएगा. बी क्या है? सैड एट अल्टीमेटली डेथ. तो क्या आ जाएगा? हार्डली फेल्ट वेरी सैड. हार्डली किस बात से सैड था? उसकी डेथ की खबर सुनकर. तो फर्स्ट है किससे मैच हो जाएगा हमारा? बी से मैच हो जाएगा. सेकंड है, डोंट ब्लॉक ऑन फॉर रामानुजम व्यूज. ये भी नहीं आएगा. क्या कह रहा है कि आप उसके मत तोड़ो. किसको मत तोड़ो? बी हमारा चूज हो चुका है. सी क्या है? हिज वे टू फेम. उसके मीन्स उसको
प्रसिद्ध होने से, फेम का मतलब क्या होता है, उसे प्रसिद्ध होने से मत रोको। तो सेकंड में कौन सा मैच हो रहा है कॉलम हमारा सी, तो सी में सेकंड, ठीक है। थर्ड है रामानुजम रिटर्न, रामानुजम रिटर्न आए थे कहाँ से, इंग्लैंड से आए थे, ये तो सबको पता है, लेकिन कब आए थे, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, टू इंडिया इन 1919 ड्यू टू हिज इलनेस, बीमारी के कारण वो 1919 में क्या हुए थे, वापस आ गए थे इंडिया। फोर्थ है कॉलेज ऑफ ट्रेनिंग अरेंज्ड, अभी लास्ट बचा, तो लास्ट किस में हो जाएगा हमारा ए में, ऑन फॉर रामानुजम्स व्यूअर्स, ठीक है। नेक्स्ट है सी, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, कॉलम ए में कॉलम बी को मैच करना है, देखिए। फर्स्ट है अपना थ्योरम्स, थ्योरम्स है हमारा, रेयर टैलेंट नहीं होगा, बी कार्ड अप ये भी नहीं होगा, सी इनफोर्सिंग डिसिप्लिन ये भी नहीं होगा, डी है हमारा ए स्ट्रोक के बैड लक ये भी नहीं होगा, ई है व्यू ये भी नहीं होगा थ्योरम्स में, हेल्प एंड इनकरेज ये भी नहीं होगा। अब देखो प्रीपोजिशन इन मैथमेटिक्स, तो थ्योरम्स किस में मैच हो रही है, प्रीपोजिशन इन मैथमेटिक्स, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट कॉलम मैच हो रहा है जी से। सेकेंड है सपोर्टेड, सपोर्टेड में क्या हो जाएगा, अब आप यहीं देख लीजिए सारे, सेकेंड हमारा किस से मैच हो जाएगा, एफ से, सपोर्टेड हेल्प एंड इनकरेज से। थर्ड है टैलेंटेड, अब टैलेंटेड में क्या आ रहा है हमारा, ब्राइट, इंटेलिजेंट, पोजेसिंग एंड मेरिट, ठीक है। थर्ड में क्या आ जाएगा हमारा आई। फोर्थ देखिए, फोर्थ डिक्री, अब डिक्री में क्या आ जाएगा भाई, डिग्री में क्या आ जाएगा हमारा एच, एन ऑर्डर ऑफ अ हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। फोर्थ में क्या आ जाएगा एच। फिफ्थ है ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, राय देना किसी के लिए, तो राय का क्या आ जाएगा हमारा, सीधा सीधा है व्यू, ठीक है। फिफ्थ में क्या आ जाएगा ई। एंड सिक्स्थ है हमारा स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली में क्या आ जाएगा, एनफोर्सिंग डिसिप्लिन, ठीक है, तो सिक्स्थ में सी आ जाएगा। सेवन्थ में जीनियस, जीनियस में क्या आ जाएगा, रेयर टैलेंट, सेवन्थ का कॉलम बी में ए में मैच हो रहा है। और एट्थ है रेयर ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है अभी, सम्मान, तो एट्थ में क्या आ जाएगा जे, प्रेस्टेज और रिस्पेक्ट विच इज़ नॉट कॉमन, वो रिस्पेक्ट और वो प्रेस्टेज जो हमें, जो मतलब कॉमनली हमें नहीं मिलती, ठीक है। नाइन्थ है एज इल लक वुड हैव इट, नाइन्थ में क्या हो जाएगा डी, ए स्ट्रोक ऑफ बैड लक। एंड लास्ट है हमारा सेंट फोर, सेंट फोर किस में मैच हो जाएगा, बी में, कर्ल्ड अप। एक बार फिर देख लीजिए कॉलम ए और कॉलम बी, फर्स्ट हमारा जी में मैच हो रहा है, सेकंड हमारा एफ में मैच हो रहा है, थर्ड हमारा आई में मैच हो रहा है, फोर हमारा एच में मैच हो रहा है, फिफ्थ ई में, सिक्स्थ सी में, सेवन्थ ए में, एट्थ जे में, नाइन्थ डी में एंड टेंथ बी में। एंड नेक्स्ट है हमारा राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, हमें टी राइट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए और एफ राइट करना है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट है रामानुजम्स मदर वाज एन ऑर्थोडॉक्स लेडी, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी लेडी, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकेंड है रामानुजम वाज अ जीनियस, रामानुजम एक जीनियस पर्सन थे, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। थर्ड है हार्डी एंड लिटिल वुड डिड नॉट कॉल हिम टू इंग्लैंड, हार्डी और लिटिल वुड को कभी भी इंग्लैंड नहीं बुलाया गया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो इंग्लैंड गए थे और वो इंग्लैंड से वापस क्यों आए थे, बिकॉज वो बीमार हो गए थे इसलिए। फोर्थ है रामानुजम फेल इल एंड रिटर्न टू इंडिया, रामानुजम बीमार हो गए थे और वो वापस आ गए थे अपने इंडिया, लौट कर वापस आ गए थे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी ट्रू हो जाएगी। एंड फिफ्थ है द रॉयल सोसाइटी डिड नॉट इलेक्ट हिम ए फेलो, रॉयल सोसाइटी के द्वारा वो चुने नहीं गए थे और अपने साथियों के द्वारा भी वो चुने नहीं गए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वो अपने साथियों और रॉयल सोसाइटी के द्वारा चुने गए थे इंग्लैंड में। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this exercise A, B, C and D, and this exercise write in a notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning students, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Okay student, now we start our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done
exercise 6.1 and question number first and second. Now we do our question number third. Find out all the common factor of. हमें इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर मीन्स लेट अस फाइंड फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 6. ये कॉमन फैक्टर ऑफ 15 and 20. तो बेटा सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं. तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं कि सबसे पहले तो हमें देखना है कि 20 के फैक्टर क्या है, मतलब 20 किस किस से डिवाइड होता है. तो बेटा किससे होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 5 से भी होता है, 10 से भी होता है, 20 से भी होता है. तो 20 तो इन नंबरों से डिवाइड होता है. और 15 किन नंबरों से डिवाइड होता है, 1 से भी होता है, 3 से होता है, 5 से होता है और 15 से होता है. तो देखिए जो बेटा 1 और जो 5 है उससे 20 भी डिवाइड होता है और 15 भी, दोनों डिवाइड हो रहे. तो इस पार्ट को कलर किया समझाने के लिए. तो बेटा इसका मतलब 1 और 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब ये दोनों क्या है, 1 और 5 क्या है हमारे कॉमन फैक्टर. सो कॉमन फैक्टर ऑफ 15 and 20 आर 1 and 5. और तो 20 और 15 के कॉमन फैक्टर क्या है, 1 and 5. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमन फैक्टर. जब जिनका कॉमन फैक्टर पूछा है वो किस किस से डिवाइड होते हैं और उनमें से फिर हमें वो नंबर छांटना है जो दोनों डिजिट को डिवाइड कर रहे हैं. जैसे ये यहाँ पर 1 और 5 है, वो 15 को भी डिवाइड कर रहा है और 20 को भी. तो ये हमारे कॉमन फैक्टर है. ओके, नाउ स्टार्ट अवर क्वेश्चन 3 इज फाइंड आउट ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ. हमें सारे कॉमन फैक्टर निकालने जो भी इनके हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन है 12 and 15. सो अवर आंसर इज, सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि 12 किस किस की टेबल से कौन कौन से नंबरों से डिवाइड होता है. बेटा एक तो ये 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से भी होता है, 5 से होता है, 6 से डिवाइड होता है और एक 12 से. बाकी किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता. अब ऐसे हमें 15 का चेक करना है. 15 किस किस की टेबल से डिवाइड होता है, 1 से हो जाता है, 3 से, 5 से और एक 15 से. तो बेटा किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 6 and 12 से. तो 12 डिवाइड होता है और 15 होता है 1, 3, 5 and 15. अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर. कॉमन मतलब अब हमें वो नंबर छांटने जो दोनों में आ रहे हैं. जैसे कि हमारा 1, आप ऐसे सर्कल भी कर सकते हैं. देखो 1 दोनों में आ रहा है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और एक 3 है जो दोनों में आ रहा है. तो हम और बाकी कोई डिजिट नहीं है जो दोनों में आ रही है. तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 and 3. ओके स्टूडेंट, I think you understand what is common factor. Now we do our question number F. And our digit is 12, 30 and 48. तो first of all हमें 12 के फैक्टर देखने हैं. किस किस की टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2, 3, 4, 6 and 12. अब हमें 30 का देखना है कि 30 किस किस की टेबल से डिवाइड होते हैं, किसकी टेबल में आता है. जैसे 1 से हो जाता है, 2 से भी हो जाएगा, 3 से, 5 से, 6 से, 15 से एंड एक 30 से. इन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा. फिर हमारे बेटे यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट है, 12, 30 and 48. और फर्स्ट जो ए पार्ट था उसमें ओनली 2 ही डिजिट थे, 12 and 15. तो अब हमें पहले तीनों का निकालना है, फिर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे. अब हम 48 का भी करेंगे. 48 1 से हो जाता है, 2 से, 3 से भी हो जाएगा, 6 से, 8 से और 12 से, 16 से एंड 48 से. अब हमें इन तीनों में कॉमन छांटना है कि वो नंबर देखनी जो तीनों में आ रहे हैं. जैसे कि हमारा एक 1 है जो तीनों में आ रहा है, 2 भी आ रहा है तीनों में, 3 और एक है 6 और एक देखिए बेटा 12 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, पर बीच में नहीं है. तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें तीनों में कॉमन फैक्टर छांटना है. तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर. तो हमारा है 1, 2, 3 एंड 6. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड अवर कॉमन फैक्टर. बेटा रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके, वो आपने खुद करने हैं, वो आपका होमवर्क है, ताकि आप इजीली कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो उसकी आप प्रैक्टिस भी कर सके. ओके, नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 4th. एंड क्वेश्चन नंबर 4th इज राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग. बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd में हमने कॉमन फैक्टर लिखे थे, अब इसमें हमें लिखने हैं कॉमन मल्टीपल्स. और कितने पूछे हैं, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स. हमें मल्टीपल कॉमन निकालने हैं बट हमें 3 फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉमन मल्टीपल्स. जैसे हमें फैक्टर का फाइंड आउट किया कि फैक्टर होते क्या हैं,
कॉमन फैक्टर ऐसे हम फर्स्ट देखेंगे कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं। कॉमन मल्टीपल्स होते हैं जिसका हमें पूछा है, हमें उनकी टेबल लिखनी होती है। मल्टीपल्स का मतलब होता है कि कॉमन टेबल लिखना है। जैसे हमारे पास 3 और 6 का पूछे तो हमें 3 की टेबल लिख दी और फिर हमें 6 की टेबल लिख ली, ठीक है बेटा। और फिर हमें फर्स्ट, इसमें जैसे क्वेश्चन में पूछे फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल, तो पहले 4 नंबर जो दोनों में आ रहे, जैसे इसमें 6 है, 6 पे सर्कल किया हुआ है, 12 है, दोनों में 12 है, 15 इसमें है पर इसमें नहीं है तो वो कॉमन नहीं है। जैसे 18 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों में है। ऐसे ही 21 3 की टेबल में आता है पर 6 की टेबल में नहीं आता। फिर है 24, फिर देखो बेटा 30 भी है पर हमसे पूछा ओनली 4 तो सिर्फ हम 4 ही लिखेंगे, अदरवाइज 30 भी हमारा कॉमन है पर हमसे 4 पूछे तो सिर्फ हम 4 ही लिखेंगे। तो ये होते हैं हमारे कॉमन मल्टीपल्स। हमें टेबल लिखनी है जो डिजिट हमें दिए और फिर उनमें से जो कॉमन, जो नंबर दोनों में आ रहा है, जिस टेबल मतलब एक नंबर होगा जो दोनों की टेबल में आएगा वो हमें राइट करना है। तो वो होते हैं हमारे कॉमन मल्टीपल्स। और कॉमन फैक्टर होते हैं कि किससे डिवाइड होते हैं और मल्टीपल्स होते हैं कि ये टेबल लिखनी होती है हमें उसे। Okay, now we start our question number 4th. And our question number 4th is write the first 3 common multiple of the following. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 and 3। तो बेटा हम सबसे पहले 5 की टेबल लिखेंगे। तो 5 की टेबल लिखेंगे, 5 × 5 10। आप ऐसे लिखे 5 लिखे और फिर लिखे 5 10 15 25 30 35 और 40 45 एंड 50। आप 10 तक ही लिखिए, 10 तक में 3 हमारे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे 3 का 3 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। अब हमें छांटने हैं कॉमन मल्टीपल्स। अब हमें देखना है कोई 3 नंबर ऐसे देखने हैं जो दोनों के टेबल में आ रहा है। देखो 5 नहीं है, 10 भी नहीं है, 15। देखो 15 यहाँ पे और यहाँ पे भी है तो ये 15 दोनों में कॉमन है। फिर है हमारे पास 30 है जो दोनों में आ रहा है। तो देखिए बेटा जब हमने 10 तक टेबल लिखी तो सिर्फ हमारे 2 ही कॉमन फैक्टर फाइंड आउट हो रहे हैं। तो अब हमें 3 की टेबल को और बढ़ाना पड़ेगा। आप बेटा नॉर्मल भी कर सकते हैं, जैसे हम 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 45 आता है, तो हमारे पास एक कॉमन होगा 45। इसमें नहीं आ रहा, आप टेबल को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं या आप वैसे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास 15 30 एंड 45। बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो दोनों के टेबल में आएगा। ऐसे नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास हैं 2 3 एंड 6। तो सबसे पहले हम किसकी टेबल लिखेंगे, 2 की लिखेंगे। 2 × 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब हम लिखेंगे 3 की, 3 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। अब हम लिखेंगे 6 की, 6 18 30 36 42 48 एंड 54 एंड 60। अब हमें कॉमन 3 मल्टीपल्स छाड़ने हैं। तो देखो बेटा एक 6 नंबर है जो तीनों में आ रहा है, फिर एक 12 है हमारे पास जो तीनों में आ रहा है, एक 18 है जो हमारा तीनों में आ रहा है। तो हमारे सिर्फ 3 ही फाइंड आउट करने थे, तो हमारा कॉमन मल्टीपल्स हो गया मल्टीपल्स 6 12 एंड 18। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। और रिमेनिंग पार्ट्स आपने 4th के खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, एंड ऐसे ही 3rd के आपने भी रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं करा रही कक्षा 5वीं का पाठ 7
सच्चा कलाकार। कठिन परिश्रम से महानता अर्जित करने वालों में एक नाम नेकचंद जी का भी है। कठिन परिश्रम यानी कि कठिन मेहनत करके, अर्जित यानी हासिल करना, ठीक है। कि एक नाम किसका? नेकचंद जी का। कूड़े में फेंकी गई टाइल, डिब्बे इत्यादि को एक नया एवं सुंदर रूप उनके जैसा उत्कृष्ट शिल्पकार ही प्रदान कर सकता है। वे चंडीगढ़ के कृषि विभाग में कार्यरत थे। उन दिनों उनकी आमदनी अधिक नहीं थी। उन्होंने अपनी ज़रूरतों को अधिक नहीं बढ़ा रखा था, इसलिए जो था उसी में संतुष्ट रहते थे। कहाँ कार्य करते थे वो? चंडीगढ़ के कृषि विभाग में, ठीक है। नए नए पौधे लगाना, सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियाँ बनाना, उनकी देखभाल करना उनका शौक़ था। क्या शौक़ था नेकचंद जी का? नए पौधे लगाने का, फूलों की क्यारियाँ बनाने का और उनकी देखभाल करने का। फरवरी मार्च माह की बात है। एक दिन सुबह सुबह बगीचे में टहलते हुए कोमल कोमल फूलों को निहारते व उनसे बातें करते हुए उनकी निगाह चीनी मिट्टी के बर्तनों के टूटे हुए ढेर पर पड़ी। कहाँ पर पड़ी? चीनी मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ढेर पर। कहाँ पड़े हुए थे बर्तन? बगीचे में। उन पर पड़ती सूर्य की अरुणाभ किरणों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। सुबह के समय सूर्य की किरणें कैसी होती है बच्चों? अरुणाभ यानी कि लाल रंग की। जब चीनी मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग की सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो उन्होंने उन्हें क्या कर दिया? मंत्रमुग्ध कर दिया, यानी कि वो बहुत ही उनको सुंदर दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा मानो ये टुकड़े इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहे हों। वहाँ खड़े खड़े ही उनके मन में इन टुकड़ों के सही प्रयोग का उपाय आ गया। तत्पश्चात उन्होंने इन टुकड़ों को अपने बैग में भर लिया और एक सुनसान जगह की ओर निकल पड़े। क्या किया उन्होंने? चीनी मिट्टी के जो बर्तनों के टुकड़े पड़े थे उनको एक बैग में भर लिया और एक सुनसान जगह चले गए। वहाँ पहुंचकर उन टुकड़ों को वे बड़े सलीके से पत्थर की शिला पर जमाने का प्रयत्न करने लगे और अंत में सफल भी हुए। सफलता मिलने पर वे मंद मंद मुस्कुरा उठे और घर लौट आए। यानी कि उन्होंने उन टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े से क्या बना दिया? कोई कलाकृति तैयार कर ली थी उन्होंने, इसलिए वो अपनी सफलता पर बहुत खुश हो रहे थे और अपने घर आ गए थे। बस इसी एक छोटी सी घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अब वे कूड़े में से कांच के टुकड़े, टूटी चूड़ियों के टुकड़े, मुड़ी हुई तारें, जंग खाई स्टील व लोहे की प्लेटें इकट्ठा करने लगे। जल्दी ही उनकी इन कलाकृतियों के बारे में लोगों को पता चलने लगा। उनकी कलाकृतियों को देखने लोग आने लगे। सरकार ने भी उनकी क्षमता और कला को पहचाना। तो बच्चों क्या क्या इकट्ठा करने लगे थे वो कूड़े के ढेर से? कांच के टुकड़े, टूटी चूड़ियों के टुकड़े, मुड़ी हुई तारें, जंग खाई स्टील व लोहे की प्लेटें। क्या बनाते थे वो इन कूड़े के ढेर से इकट्ठा किए हुए सामानों से? कलाकृतियाँ, सुंदर कलाकृतियाँ। सरकार की सहायता से उन्होंने चंडीगढ़ में एक दर्शनीय स्थल बनाया। कहाँ पर बनाया बच्चों दर्शनीय स्थल? चंडीगढ़ में। यह एक ऐसा बाग है जो बेकार और रद्दी वस्तुओं के उपयोग से बनी कलाकृतियों का जीवंत उदाहरण है। उस बाग में सभी जो कलाकृतियाँ हैं वो किसकी बनी हुई है? वेस्ट मटेरियल की, बेकार और रद्दी वस्तुओं की, ठीक है। एक बार एक विदेशी ने इस बाग की खूबसूरत कलाकृतियों को देखकर कहा था, सच्चा कलाकार वही है जो हर वस्तु में सौंदर्य देखता है। नेकचंद भी उन्हीं में से एक है। तो बच्चों आप सभी को भी आपके घर में जो
वेस्ट मटेरियल रहता है तो बच्चों आप सभी को भी आपके घर में जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे आपको भी नई नई कलाकृतियाँ है ना बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, और अपने घर को सजाना चाहिए। अभी हम करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। शिल्पकार का मतलब है मूर्ति बनाने वाला। अर्जित, प्राप्त, आमदनी, कमाई, निगाह, नज़र, मंद मंद, धीमे धीमे, मंत्रमुग्ध, मोहित, कृति, रचना, अरुणाभ, लाल रंग, जीवंत, जीता जागता, सबके सामने, कलाकृति, पेंटिंग। तो बच्चों ये मैंने पाठ पढ़ाया, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको भी अपने घर में जो वेस्ट मटेरियल दिखता है उससे कुछ ना कुछ कलाकृति बनाने का प्रयास करना है, ठीक है, और अपने घर को सजाना है। और ये जो शब्दार्थ मैंने अभी पढ़ाए हैं आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।